नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी। बदले में भारत ने कहा कि तुम हमें किस मुंह से कह रहे हो, तुम तो खुद रशिया से सामान खरीद रहे हो। जब इस पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है इस बारे में। मतलब ट्रंप को यह पता है कि सारी दुनिया में कहां कहां से रशिया से सामान खरीदा जा रहा है, लेकिन उसका मुल्क रशिया से क्या खरीद रहा है वो पता नहीं है उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री या किसी बड़े मिनिस्टर ने कोई खास जवाब नहीं दिया है। और अचानक यह खबर आई है कि अडानी साहब ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उससे अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब वो एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे, अब वो पर्दे के पीछे से अपनी कंपनी संभालेंगे। हिंदुस्तानी अखबारों में तो इस पे बहुत कुछ नहीं आया है, लेकिन विदेश के अखबारों में इस पर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ये सब ट्रंप के डर से हुआ है? क्या ट्रंप ने या अमेरिका ने जिस तरह से एक के बाद एक अडानी के ऊपर केस किए हुए हैं, ब्राइबरी का केस यानी घूसखोरी का केस है, फ्रॉड का केस है, उसके डर से जानबूझ के कंपनी से अलग किया है अडानी ने खुद को। और इसके साथ एक और चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी ट्रंप के खिलाफ वाकई कुछ कर पाएंगे या आगे पीछे करके फाइनली झुक जाएंगे। अडानी को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे मोदी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मोदी जी के टाइम में ट्रंप का बिजनेस हिंदुस्तान में, और पर्सनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, अमेरिका के बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ट्रंप का पर्सनल बिजनेस हिंदुस्तान में किस तरह से बढ़ा है, इस पर आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे पेज की एक रिपोर्ट छापी। आप जानते हैं ट्रंप के बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, यानी मकान बनाना, फ्लैट्स बनाना, बाकी सब करना। जब आप देखते हैं हिंदुस्तान की कंडीशन तो पता यह चलता है कि पिछले कुछ सालों में ट्रंप के 13 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लॉन्च हुए हैं। इनमें से 2 पूरे हो चुके हैं, 2 पूरे होने के करीब हैं, 3 शुरुआती चरण में हैं, 3 लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, 2 रुके हुए हैं और एक रिलायंस 4 IR का प्रोजेक्ट अभी भी घोषित होना बाकी है। यानी ट्रंप का बिजनेस आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद लगातार बढ़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इस बात को समझना जरूरी है कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार अगर ट्रंप के पर्सनल प्राइवेट बिजनेस के लिए कोई बना है तो वो भारत बना है। पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में, गुरुग्राम में 7 प्रोजेक्ट अभी तक बनाए गए हैं, जिसमें कम से कम 175 करोड़ रुपए की कमाई सीधे डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को हुई है। 5 नवंबर 2024 को जब वो अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनता है तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का भारत में विस्तार और तेज हो जाता है। जो उनके इंडियन पार्टनर हैं ट्रिबेका डेवलपर्स, उनके साथ मिलकर गुरुग्राम में, पुणे में, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और बेंगलोर में 6 नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जाती है 5 नवंबर 2024 को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। बिना किसी वित्तीय जोखिम के, बिना किसी खतरे के, भारत सरकार की छत्रछाया में ट्रंप की निजी कंपनी की आमदनी और बिजनेस दोनों भारत में लगातार बढ़ रहा है। 4.3 मिलियन वर्ग फुट की 3 परियोजनाएं, यानी ब्रांड ट्रंप ने जितना सोचा था, जितना अपना लक्ष्य बनाया था, उसका लगभग आधे से ज्यादा केवल इसी साल शुरू हुआ है पुणे में, गुरुग्राम में और हैदराबाद में। ये पूरा जो प्रोसीजर है उसमें आप देखिए ट्रंप जो है वो कंस्ट्रक्शन में पैसा भी नहीं लगाता। ये जो 45, 47, 35 मंजिल मकान बन रहे हैं जिस पे ट्रंप का नाम लगा हुआ है, उसमें ट्रंप पैसा नहीं लगाता। वो सिर्फ अपना ब्रांड का नाम देता है और ब्रांड के नाम की वो रॉयल्टी और डेवलपमेंट फीस लेता है। यानी आप समझिए ट्रंप को यह अधिकार दे दिया गया कि आप ब्रांड ट्रंप उस पर लिख देंगे। अब ट्रंप के नाम पे फ्लैट बिकेगा कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति इसमें, इस फ्लैट में इन्वॉल्व है, बना कोई और रहा है, पैसा कोई और खर्च कर रहा है। यानी जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन का हो रहा है, बन रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर, खरीदने वाले हैं हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, और इसकी रॉयल्टी किसको मिल रही है? ट्रंप को मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि 175 करोड़ से ज्यादा बिना 1 रुपया खर्चा किए वो हिंदुस्तान में कमा चुका है। ये सब मोदी जी की राज में हो रहा है।
तो जिस मोदी राज में ट्रंप की प्राइवेट कंपनी को ऐसे खुले हाथ माल कमाने की छूट मिली हुई है, आपको लगता है कि वो मोदी जी ट्रंप के खिलाफ कुछ सीरियस करेंगे? सोचिएगा इस पर, और देश के अंदर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। वो सारी खबरें लेकर आ रही हैं शालिनी। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 5.50% पर रहेगा बरकरार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। सोने की कीमत में आया भारी उछाल, 22 कैरेट गोल्ड 1 लाख के पार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फटा बादल, खतरनाक वीडियो आया सामने। किन्नर कैलाश यात्रा रुकी, आईटीबीपी ने 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप की कंपनी ने भारत में 175 करोड़ रुपए की कमाई की। मुंबई, पुणे, गुरुग्राम सहित कई शहरों में चल रहे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया। नियुक्ति पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वालों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। राहुल ने 2018 में की थी अमित शाह पर टिप्पणी। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में पानी 80% घटा, समुद्र का पानी भरने से जमीन खारी हुई, 12 लाख लोग हुए बेघर। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करनी सेना के रोहित द्विवेदी नाम के शख्स ने किया हमला। पहले माला पहनाई, फिर सिर पर पीछे से हाथ मारकर भागने लगा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। अदानी पर क्या बोले राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि अदानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी और अडानी के बीच संबंध अब जग जाहिर हो चुके हैं। पिछले साल अमेरिका में अदानी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स गलत तरीके से हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने का भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि ट्रंप ने सच्चाई बताई है। राहुल गांधी का आरोप है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई जानता है कि भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। राहुल गांधी को किस केस में मिली जमानत। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े एक मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। ये मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह पर टिप्पणी की थी, जिसे आपत्तिजनक माना गया था। बीजेपी नेता प्रताप परिहार ने इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने कई बार राहुल गांधी को बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। और आज 6 अगस्त को राहुल गांधी खुद चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां करीब 20 मिनट तक चली सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उनकी जमानत जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने ली। योगी के मंत्री और जेई के बीच क्यों हुआ विवाद। योगी सरकार के अधिकारी और मंत्री के बीच इन दिनों कई बार झड़प की खबरें सुनने में आती रहती हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक राज्य मंत्री सुरेश राही को एक खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए खुद ही धरने पर बैठना पड़ गया। और एक घटना हरगांव विधानसभा क्षेत्र के कौरैया उदानपुर गाँव की है, जहाँ पिछले 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब था। जब मंत्री ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रमेश मिश्रा को फोन किया तो आरोप है कि उसने मंत्री जी से गलत भाषा का प्रयोग किया और कहा कि खुद ही ट्रांसफार्मर उतरवा लीजिए। इसके बाद मंत्री जी को खुद ही लोगों के साथ मिलकर धरना तक देना पड़ गया और आखिरकार खुद ही ट्रांसफार्मर को भी नीचे उतारा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद मामला ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा तक पहुंचा। ऊर्जा मंत्री ने जेई रमेश मिश्रा को निलंबित कर दिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार के मंत्रियों तक की बात नहीं सुनी जा रही तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लोकसभा में आज कौन से नए बिल पास हुए। संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन था।
संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इससे पहले गुरुवार सुबह दोनों सदन शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता था। वहीं बीते दिन राज्यसभा में मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। वहीं लोकसभा में गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पारित किया गया है। 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही करीब ठप ही रही। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध प्रदर्शन किया। 11 दिनों के दौरान सिर्फ 28 और 29 जुलाई को ही सदन में पूरे दिन की कार्रवाई चली और दोनों दिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट बिल आज संसद में चर्चा के लिए जाने वाला था। आरती साठे को हाईकोर्ट का जज बनाने को लेकर क्यों हुआ विरोध? महाराष्ट्र में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वकील आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है, जिस पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों जैसे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट का कहना है कि आरती साठे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। उनका मानना है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को जज बनाना न्यायपालिका की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का मजाक बता दिया। वहीं एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को जज बनाना जो सार्वजनिक मंचों पर एक सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष रखता था, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने साठे के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। दूसरी ओर बीजेपी ने इस सिफारिश का बचाव किया। उनका कहना है कि आरती साठे ने 2024 में ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के अनुसार साठे एक योग्य वकील है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरती साठे वैवाहिक मामलों, टैक्स विवाद और सेबी जैसे मामलों को देखती हैं। उनके पिता अरुण साठे भी एक सीनियर वकील हैं और साथ ही साथ में पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं। अब ये मामला फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार गरमाया हुआ है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट।